इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे वो जो दिसंबर 22 में मेरे 40 मार्क्स थे उसको एक साल में दिसंबर 23 में मैंने 72 किया। क्या वो मिस्टेक्स थी जो तब मैंने की, क्या वो स्ट्रैटेजीज थी जो अब मैंने अपनाई, जिससे मेरे आरसीडी के मार्क्स में 32 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट। तब आरसीडी से मैं इतना ज़्यादा डरती थी क्योंकि चैप्टर्स कुछ थे जो काफ़ी बड़े थे, प्लस ऐसे लगता था छोटे छोटे टॉपिक्स को बस मॉड्यूल में से सब हर जगह बिखेर कर रख दिया, उसको सिमटना कैसे वही समझ नहीं आ रहा। तो बहुत रोई धोई वो चैप्टर्स देख के, बहुत मुश्किल हुई। काफ़ी टाइम मेरा ये समझने में ही गया कि इसको करना कैसे है। तो वो सब चीज़ों की वजह से मैं इतना डर गई थी ना आरसीडी से, प्लस बाहर से सुना भी था इसमें मार्क्स नहीं देते जल्दी, बहुत डिफिकल्ट है, केस लॉस बहुत ही ज़्यादा घुमा के पूछते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हुई ना उसने मेरे माइंडसेट को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया था, स्पेशली आरसीडी के प्रति। तो तब माइंडसेट ये था कि भाई बस पास होना है आरसीडी में। वही अब मुझे आरसीडी में एग्जामेशन लाना था। जब मैंने डिसाइड किया एग्ज़ाम के 25 दिन पहले कि मैं 3 नहीं 2 ग्रुप्स दे रही हूँ, तब फिर मैंने सोचा कि अब डीडी तो वीक है और सेट ऑफ भी होने नहीं वाला, तो एग्रीगेट के चक्कर में मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे सीआरआई और आरसीडी दोनों में एग्जामेशन चाहिए, तभी मुझे डर नहीं होगा इस बात का कि भाई एग्रीगेट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट ही ठीक करो, उस सब्जेक्ट को लेकर पॉजिटिव करो, कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप उस सब्जेक्ट को, उन चैप्टर्स को जो आपको मुश्किल लगते हैं उनको उठाओ और तब तक पढ़ो जब तक वो आसान ना बन जाए। तो उतनी मेहनत करनी है उस पर, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और पॉजिटिविटी के साथ करना है। माइंडसेट बस पास होने का नहीं, एग्जामेशन लाने का रखना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। दूसरी बात है सिलेबस कवरेज। तो तब क्योंकि मुझे 6 से 7 महीने में पूरे 9 सब्जेक्ट्स स्क्रैच से सेल्फ स्टडी से करने थे, तो मैं एक सब्जेक्ट को उतना टाइम दे नहीं पाई थी। और दोनों ओपन बुक की क्लास लेने हैं मैंने सितंबर में डिसाइड किया, तो जिम्मा तो मैंने सब स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी से करने का ही उठाया था। तो क्योंकि टाइम कम था उतने चैप्टर्स कर नहीं पाई। मेरे चैप्टर 4 के कुछ पार्ट्स छूटे थे। चैप्टर 5 का मैंने सिर्फ कम्युनिटी वाला पोर्शन किया था, बाकी सब नहीं हुआ था। चैप्टर 6 पूरा नहीं हुआ था। 7 का भी एक टॉपिक बचा था। 8 के मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे। 9 मेरा पूरा बचा था। तो काफ़ी चीज़ें तब कवर ही नहीं हुई थी। वही इस बार मैंने चैप्टर 1 to 3 पूरे अच्छे से किए। 4 भी बस वो कंपाउंडिंग का कुछ थोड़ा सा छोड़ के बाकी पूरा एकदम अच्छे से किया। 5 में मैंने सेबी वाला पोर्शन नहीं किया, बाकी पूरा अच्छे से किया। बस चैप्टर 6 था जो मैंने पूरा नहीं किया था। फिर चैप्टर 7 पूरा अच्छे से, 8 अच्छे से, 9 भी पूरा एकदम अच्छे से किया मैंने। तो सिलेबस कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। और 9 पे एक्चुअली मेरा हुआ नहीं था एग्ज़ाम के 25 दिन पहले तक, जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे 2 ग्रुप देना है। फिर मैंने सोचा कि 6 भी पूरा छोड़ो, 9 भी पूरा छोड़ो, 5 का भी सभी का पार्ट बचा, ऐसे हो तो नहीं सकता। फिर वही करना है। थोड़े दिन में मैंने सोचा, मैंने देखा कि 6 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या 9 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे कंपैरेटिवली दिखा 6 बड़ा है तो है, पर उसका उतना इम्पोर्टेंस है भी नहीं, जबकि 9 बड़ा है पर उसका इम्पोर्टेंस भी उतना है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब 9 भी अपने को पूरा कवर करना है। फिर मॉड्यूल तो इतनी, ठीक है कुछ बोलना नहीं चाहिए बुरा, पर इतना सब बस बिखेर के रखा है, समझ ही नहीं रहा था करें कैसे। यूट्यूब पे कोई टीचर भी बता नहीं रहा कि अच्छा ये चैप्टर है, उसमें से 5 पार्ट्स हैं, उसको उसमें से सब पार्ट्स हैं। मुझे हर चैप्टर करने की आदत ही ऐसी है कि मैं उसका पूरा एनालिसिस करूँगी, उसको कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ूंगी, फिर एक एक करूँगी। ये मैं पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रही थी। पर फिर मैंने सोचा अगर ये मैं नहीं कर पाई ना, तो शायद और कितने बच्चे होंगे जो इसमें स्ट्रगल कर रहे होंगे, मैं उनको भी मदद नहीं कर पाऊँगी। बहुत बहुत टाइम दिया, मेहनत ली, और फिर उसको मैंने पार्टीशंस में तोड़ा। चैप्टर को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर मैंने पूरे 3 दिन बैठ के उसकी नोट्स बनाई, और ऐसे नहीं बहुत टाइम था। मैंने 4 दिसंबर को बैठ के किया, 4, 5, 6 ये 3 दिन बैठ के मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसकी नोट्स बनाई। मतलब 10-10, 15-15 घंटे बैठ के उसकी नोट्स बनाई। फिर आगे के कुछ दिन वापस उस चैप्टर को रिवाइज किया। फिर उसके केस लॉस वो सब अच्छे से किए। मतलब यू वॉन्ट बिलीव, पर मैंने 60 to 70 आवर्स सिर्फ उस एक चैप्टर को दिए। तो यहाँ से आता है कॉन्फिडेंस। तो सिलेबस कवर करना है, आप ये बोल ही नहीं सकते कि टाइम नहीं है। होते हैं दिन में 24 घंटे, हम उसमें से कितने ही यूटिलाइज करते हैं अच्छे से। तो ज़्यादा टाइम पढ़ो, पर उतनी मेहनत करो, सिलेबस मैक्सिमम कवर करो, और जो कर रहे हो वो बहुत अच्छे से करो। भले ही आपका एक आधा टॉपिक, एक आधा चैप्टर कम हो रहा हो, पर आप जितना कर रहे हो ना उतना बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है।
तो वो मस्ट है। तीसरा पॉइंट है अमेंडमेंट्स। पिछली बार मैं सिलेबस कवर करने में इतना स्ट्रगल कर रही थी कि मैं अमेंडमेंट्स तो कर ही नहीं पाई थी, और किए भी तो बस इस अटेम्प्ट के ऊपर से देख लिया, एक बार ऐसे हुआ था। वही इस बार मैंने काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी मेहनत की, और सिर्फ इस नहीं, पिछले बहुत सारे अटेम्प्ट के मैंने अमेंडमेंट्स किए थे। मतलब ICSI की जो शीट आती है उसमें काफ़ी पिछले बार के भी होते हैं ना, तो वो सारे ही मैंने कवर किए थे। और RCT जैसे सब्जेक्ट में तो आप अमेंडमेंट्स स्किप कर ही नहीं सकते हो। एक दो क्वेश्चंस तो 100% आते ही है, जितना मैंने देखा है। तो अमेंडमेंट्स करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं। इस बार के तो एकदम अच्छे से करने ही है, पर पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के भी करने हैं। नेक्स्ट है पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हम जो कहते हैं ना कि RCT में मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते, मार्क्स मिलते नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने जितने मुझे पता था ना अच्छे से लिखे, पूरे 4 में से 4 ऐसे मार्क्स मिले, आउट ऑफ, मतलब आधा एक मार्क भी कट नहीं किया उन्होंने, जो मैंने कॉन्फिडेंटली लिखा था। क्योंकि भाई उसमें सेक्शन नंबर है, केस लॉ है, पूरा उन्होंने जो पूछा मैंने लिखा है, तो पूरे के पूरे मार्क्स दिए हैं। तो ऐसे तो बोल ही नहीं सकते कि मार्क्स देते नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम क्वेश्चन को ना इंटरप्रेट नहीं कर पाते अच्छे से कि हमसे पूछना क्या चाहते हैं वो। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ने पहले, और फिर दूसरी बात पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो मेरी पिछली बार काफ़ी नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं सिलेबस कवर करने में ही स्ट्रगल कर रही थी। वही इस बार मैंने काफ़ी कर भी लिया सिलेबस कवर, और फिर जो किया वो मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज किया। फिर पास्ट ईयर उसके क्वेश्चंस देखे, आप क्वेश्चंस देखो, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करो कि वो कौन सा टॉपिक, कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक पे पूछ रहे हैं, उसका क्या आंसर है। फिर सजेस्टेड आंसर में से उसका आंसर देखो, मैच करो। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर धीरे धीरे आपको ना वो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले का माइंडसेट समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे होता है, वो ऐसे पूछते हैं घुमा के। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम में अटेम्प्ट कितना किया पेपर। तो पिछली बार कुछ चैप्टर्स किए नहीं थे तो उसके तो क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे थे, और जो किया वो भी मेरा उतना अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाया क्योंकि मैं बहुत सारा एक साथ करने को देख रही थी। तो मेरा अटेम्प्ट ही 70-75 मार्क्स का हो पाया था, पर इस बार मैंने पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया। पहले जितना आता है वो बहुत अच्छे से लिखा, ऐसा कि उसमें कोई मेरा मार्क ही कट नहीं कर सकता, इतना अच्छे से लिखा। और फिर जो मुझे नहीं आ रहा था वो एंड में लिखा, तो उसमें मार्क्स कहीं मिले कहीं नहीं मिले, जो भी है, पर अटेम्प्ट मैंने पूरा किया 100 मार्क्स का। नेक्स्ट टॉपिक है जिसके वजह से हम RCT से इतना डरते हैं, इतने सारे केस लॉस, इतने सारे सेक्शन नंबर्स, इतनी सारी पेनल्टीज। भाई करना कैसे है? तो करना ऐसे है, हर चैप्टर की एक शीट बनानी है, उसमें आप उस चैप्टर के केस लॉस लिखोगे, फिर सारे सेक्शन नंबर्स लिखोगे, सारी पेनल्टीज लिखोगे। अगर ऐसा है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा है, जैसे सपोज चैप्टर 6 में वो कितना चैप्टर के पेजेस तो पेनल्टीज ही है, तो वो नहीं लिखना है अपने को, इतना नहीं करना है। जो एक हद तक है ना कि हाँ इतना अपन मेहनत करें तो होगा, उतना करना है। जब उस हद के ऊपर जाना कि मेहनत भी इतनी करें कि उससे अच्छा तो अपने इधर 2 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, फिर वो नहीं करना है उधर। तो जैसे चैप्टर 6 की इतनी पेनल्टीज है, इसलिए मैंने वो चैप्टर ही नहीं किया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप पेनल्टीज वाला पार्ट मत करना, बाकी कर लेना। तो ऐसे शीट बनानी है हर चैप्टर की, जिसमें उसके सारे सेक्शन नंबर्स, पेनल्टीज और केस लॉज हो गए इंपॉर्टेंट वाले, और फिर हर बार वो शीट से रिवीजन करते रहेंगे। आप जितना रिवाइज करोगे उतना आपके मन में वो बैठते जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेहनत करी तो हो नहीं पाएगी। कितनी भी मुश्किल चीज़ हो, अगर आपने उस पर उतनी मेहनत ली है, उसके मल्टीपल रिविजन्स दिए हैं, वो याद होगा। बस उसको एक जगह सिमेटो सब एक साथ, और फिर उसको वापस रिवाइज करते रहो। लास्ट चीज़ है सेल्फ नोट्स। ये मॉड्यूल जो है ना हमारी RCT की, वो उतनी अच्छी है नहीं कि हम डायरेक्टली उससे पढ़ पाए और बहुत अच्छे से हो पाए, क्योंकि वही मैं वापस बोल रही हूँ, ऐसे बहुत जगह पे ऐसे हो कि बस छोटे छोटे टॉपिक्स दे के रखे, बिखेर के रखे, जिनको हम सिमट नहीं पाते। तो उसके वजह से हमें खुद की नोट्स बनानी है जिसमें हम वो एकदम अच्छे से लिख पाएंगे। पिछले अटेम्प्ट में मैंने उतनी नोट्स नहीं बनाई थी क्योंकि उतना टाइम नहीं था। इस बार मैंने काफ़ी बनाई, और फिर जो नहीं बनाई वो मैंने लिख के रखा कि अच्छा ये हम मॉड्यूल से करेंगे। जो डायरेक्टली मॉड्यूल से करने जैसा है, भले ही आप उसकी मत बनाना, पर जहाँ जहाँ प्रोसीजर्स आती है या जहाँ चैप्टर का फ्लो ही नहीं बन रहा है, उसकी पूरी नोट्स बनाओ। अच्छा, एक सरप्राइज था, तो जो भी ये वीडियो अब तक एंड तक देख रहा है उसके लिए एक सरप्राइज है। मेरी जो RCT की नोट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों ने पहले से पूरा बुक से ही पढ़ा होता है, तो उनको
नहीं आती है उतनी नोट्स बनानी, या फिर भले ही आपको आती होगी पर हो सकता है कुछ और कमिटमेंट्स की वजह से आपके पास उतना टाइम नहीं हो। तो क्योंकि मैंने बनाई है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे मेकिंग योर स्टडीज़ ईजियर @gmail.com पे मेल करिए, मुझे बताइए कि IRCTC की नोट्स आपको चाहिए, मैं आपको देती हूँ। बस अभी थोड़े टाइम में फ़ोटोज़ निकाल के PDFs बना रही हूँ और फिर 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप मेल करिए, बहुत अच्छे से पढ़ो, और कुछ भी डाउट रहा तो मुझे मेल या कमेंट करके बताना। बस इस सब्जेक्ट में याद रखो कि एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात वो सेक्शन नंबर्स, केस लॉस, पेनल्टीज जितनी हो सके उतनी करनी है, क्योंकि उससे ही हमारा आंसर एकदम परफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से उनको मार्क्स देने ही पड़ेंगे हमें। उतनी मेहनत करो, जैसे मैंने बताया है वैसे करो। आई होप दिस हेल्प। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हैप्पी स्टडीज़।